Hello, friends, and welcome back to the Hindu newspaper analysis of 17th of February 2025. 17 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे न्यूज़ आर्टिकल्स को, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड 100 200 300 लाइक तो यार बनते हैं, इतने तो मतलब आजकल नाचने गाने वालों को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज का भी एनालिसिस मैंने सब्जेक्ट वाइज ही समराइज करके रखा हुआ है। तो पहले हम पॉलिटी गवर्नेंस वाले सेक्शन में आएंगे। तो पॉलिटी गवर्नेंस की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, वो है प्रेसिडेंट रूल। हाउ डज अ प्रेसिडेंट रूल फंक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे एक्चुअली दो इमरजेंसीज के बारे में मेंशन्ड है, एक है प्रेसिडेंट रूल, दूसरा है नेशनल इमरजेंसी। तो आप सबको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आर्टिकल 352 356 अगर आपको पता हो तो 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो आर्टिकल 356(1) का देख लेते हैं। देखो लिखा है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज। तो यहाँ पे हम गवर्नर की रिपोर्ट मिलती है प्रेसिडेंट को, तो वो एक इशू करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना। उसको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इफ शी इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। तो यहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यस, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली, तभी वो प्रेसिडेंट रूल लगाता है। आर्टिकल 356 जब भी आता है तो मैं आपको एक आर्टिकल दूसरा बताता हूँ, आर्टिकल 365। हमेशा मैंने आपको बोला है कि आर्टिकल 356 रेड विद आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 365 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 365 बोलता है आपका कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी यूनियन डायरेक्शन। अगर यूनियन की किसी डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करता है स्टेट, मतलब द स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन ऑफ द यूनियन, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन। इसको फिर हम क्या मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन मानेंगे और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मानेंगे। तो प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल। तो 356 365 जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ता है और सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में इसको 2 महीने के अंदर पास कराना पड़ता है। तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, याद रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने के अंदर। एक बार अप्रूव हो गई तो फिर कितने दिन तक इफेक्टिव रहती है? तो इफेक्टिव रहती है 6 महीने तक के लिए, 6 मंथ के लिए रहती है फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन डेट। एंड फर्दर अगर आपको एक्सटेंड करना है 6 महीने के बाद, तो फिर से 6 महीने के बाद फिर से इसको पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आपको इसको दोबारा रिन्यू करना है तो उसमें कुछ कंडीशंस लगेंगी, जैसे कि या तो कहीं पे इमरजेंसी हो कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी हो या फिनेंशियल इमरजेंसी हो, एंड इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफाई कर देता है कि प्रेसिडेंट रूल नेसेसरी है एंड इलेक्शन अभी नहीं कराया जा सकता, तो ही फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और किसी भी केस में आप 3 साल से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो लिमिट है प्रेसिडेंट रूल की, स्टेट इमरजेंसी की, वो है 3 साल, ठीक है। उसके बाद आपको रिवोक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा है, हाउ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पे आर्टिकल 352 के बारे में भी मेंशन्ड है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं कि या तो कहीं पे वॉर हो रहा हो, या कहीं पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, या कहीं पे आर्म्ड रेवेलियन हो रहा हो। तो ये 3 कॉज होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवेलियन, ठीक है ना। ये आर्म्ड रेवेलियन जो शब्द है ये 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, लेकिन फिर उसको हटा करके आर्म्ड रेवेलियन शब्द यूज किया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का तो बहुत मिसयूज भी किया जा सकता था, है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज डन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि जैसे स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल के लिए 2 महीने का टाइम मिलता है ना, कि 2 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना है। जो नेशनल इमरजेंसी उसमें केवल 1 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है, आपको 1 महीने आपके अंदर इसको अप्रूवल देना पड़ता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसके अलावा आर्टिकल 20 एंड 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एंड प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेज अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। अगर लोकसभा अकेला एक रेजोल्यूशन पास कर दे डिसअप्रूविंग द इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट को रिवोक करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी में हमने देखा ना अभी कि 3 साल तक ही एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। एडिशनली प्रेसिडेंट रूल जो है उसको जैसे मैंने बताया था कि अभी सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है, जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ये भी आप याद रखिएगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें ऐड की गई थी कि कैबिनेट अगर मतलब इसको प्रोक्लेमेशन के लिए कैबिनेट को पहले लिखित में देना पड़ता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के लिए। तो कैबिनेट टर्म भी इसी चीज के लिए आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कभी आपसे पूछा ना कि कैबिनेट टर्म कहाँ यूज होता है, तो कैबिनेट टर्म यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब थोड़ा सा मैं आपको नोट्स वाले पार्ट से एक और चीज बता दूं कि क्यों ये अभी न्यूज में था। लेट मी ओपन दैट। इतनी तो पंचायत होती है पहले इन लोगों में। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो अभी प्रेसिडेंट रूल न्यूज में था, ये था मणिपुर के कारण एथनिक वायलेंस हुआ मीती एंड कुकीजो कम्युनिटीज के बीच में। तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया जब चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया। सिचुएशन हैज वर्सेंड विद टारगेटेड अटैक्स, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स एंड लॉलेसनेस, है ना। तो ये ऑब्वियसली बातें सारी चीजें हैं। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल कुछ केसेस हैं, जैसे SR बोम्मई 1994, जहां पे प्रेसिडेंट रूल कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट रूल का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है SR बोम्मई केस में। एक और केस है रामेश्वर प्रसाद केस 2006 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली विदाउट फ्लोर टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली विदाउट द फ्लोर टेस्ट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रामेश्वर प्रसाद केस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है आज का मतलब पॉलिटी गवर्नेंस का, वो एडिटोरियल पेज से हमने लिया है। अगर आप एडिटोरियल पेज में देखें, लेट्स गो टू द एडिटोरियल पेज, आपको एक एडिटोरियल दिखेगा, पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस, दिख रहा है। कैन यू सी दिस एडिटोरियल, द पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस। सो दिस इज द आर्टिकल विच वाज इन न्यूज। इसमें हम इसके नोट्स जो हैं वो देख लेते हैं पहले तो बैकग्राउंड है इसका कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, उसने पंचायती राज सिस्टम लेकर के आया है। ये आपको पता है ना, लोकल बॉडीज एट द ग्राम पंचायत लेवल। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जब आप देखेंगे तो वो जो अर्बन बॉडीज हैं उनके लिए है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एंड उनको ये कहा गया कि भाई आप इनको फंड दीजिए, आप इनको फंक्शंस दीजिए और आप इनको फंक्शनरीज दीजिए। द 3F बोला जाता है, पंचायती राज सिस्टम के 3F है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। इशूज अभी क्या चल रहे हैं, सबसे बड़ा इशू चल रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ये कभी भी आप जब पढ़ोगे ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपको सबसे बड़ा इशू समझ में आएगा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। मतलब कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑन फंड्स, और उनको प्रॉपर फंड नहीं ट्रांसफर होते, प्रॉपर रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं होते। तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा कैसे? जैसे आप जब आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ोगे तो आपको उसमें 29 फंक्शन दिखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। जब आप 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ोगे तो आपको 18 फंक्शंस दिखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। लेकिन वो फंक्शंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोनॉमी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंसेस। दोनों ही चीजें मिसिंग है, तो ऑटोनॉमी भी मिसिंग है और फाइनेंसेस भी मिसिंग है। तो पहला इशू ये हो गया। दूसरा देखो लिखा है अर्बनाइजेशन इंपैक्ट, मतलब राइजिंग फोकस ऑन द स्मार्ट सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, दे हैव साइडलाइंड द रूरल लोकल गवर्नेंस। एक्सेसिव फोकस जो हो रहा है स्मार्ट सिटीज की तरफ, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ, तो उसने रूरल लोकल गवर्नेंस को कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। देन ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, सबसे बड़े ऑथर ने यहाँ भी बताया कि रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स PRIs में है नहीं, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रियल मेकिंग पावर्स नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है ना। एंड लोकल जो ब्यूरोक्रेट्स है दे कंट्रोल द फंड, एंड लोकल ब्यूरोक्रेट्स ही डिसीजन लेते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। देन ऑथर ने कहा है कि स्टेट रिलेक्टेंट रहा है टू डिवॉल्व अथॉरिटी फुल्ली, मतलब स्टेट्स जो है अपनी अथॉरिटी कम नहीं करना चाहते, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स को पावर नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो दैट वाज द प्रॉब्लम्स। ये 4-5 मेजर प्रॉब्लम्स है जो ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किए। सोल्यूशंस भी ऑथर ने दिए हैं, जैसे कि ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करो ताकि और ज़्यादा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़े, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंसेस प्रोवाइड करो, भाई उनको कुछ टैक्स कलेक्ट करने दो, उनके कुछ टैक्स उनको कलेक्ट करने दो, उनका पैसा उनको ले लेने दो। एंड डिजिटल गवर्नेंस टूल्स को आप इंक्लूड करिए, बेटर डिजिटल गवर्नेंस टूल्स फॉर ट्रांसपेरेंट फंड एलोकेशन। तो दे विल बी द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला देखो टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे पहला वो है कुक्स आइलैंड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप आगे आओगे ना, जब आप आगे आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कुक आइलैंड साइंस एग्रीमेंट फॉर क्लोजर रिलेशंस विद चाइना, दिख रहा है
कुक आइलैंड साइंस एग्रीमेंट फॉर क्लोजर रिलेशन विद चाइना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं क्वाड की, एक तरफ हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, लेकिन कुक आइलैंड जैसे विच इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन इन द पैसिफिक, तो इट्स अ सेल्फ गवर्निंग बट इन फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड विच मैनेजेस इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। तो याद रखिएगा सेल्फ गवर्निंग है कुक आइलैंड, लेकिन एसोसिएशन इसका फ्री एसोसिएशन है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड ही मैनेज करता है इसके फॉरेन अफेयर्स को और डिफेंस को, कुक आइलैंड के। ठीक है, तो कुक आइलैंड ने अभी एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए किया है। इट विल एक्सपैंड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। चाइना हैज़ बीन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक, एंड इसी तरीके से बहुत सारी सिमिलर डील्स उसने सोलोमन आइलैंड्स के साथ और किरिबाती के साथ भी की थी। देर ऑल्सो पैसिफिक है ना, सोलोमन एंड किरिबाती, और ये तीसरा है कुक्स आइलैंड, इसके साथ भी कर रहा है। तो किरिबाती, सोलोमन आइलैंड और कुक्स आइलैंड, ये तीनों नाम याद रखेगा। और ऑब्वियस सी बात है न्यूजीलैंड इससे परेशान है क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री मूवमेंट हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रीजन में। यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज पैसिफिक में अपने अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं टू काउंटर बीजिंग। और इंडिया का व्यू ये है कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है इंडिया, और फ्री एंड ओपन मैरीटाइम रूट्स को सपोर्ट करता है, तो वो होते रहना चाहिए। अदरवाइज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ने से ऑब्वियसली बात है थोड़ा परेशानी तो होगी, बट दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक आर्टिकल आया इंडियन ओशन रीजन के रिगार्डिंग। तो आप सबको पता है कि अभी ओमान में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे हमारे एस जयशंकर जी गए। तो मैं आपको वो न्यूज़ भी पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो कल कोई बोल रहा था सर दिखा दिया करिए न्यूज़। तो इंडियन ओशन रीजन इज विटनेसिंग अ शार्प चर्निंग, शेज एस जयशंकर जी। तो आप सबको पता है कि हमारे 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है मस्कट ओमान में। देखो लिखा हुआ ना, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है मस्कट ओमान में। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दी थी कि 2016 में पहला हुआ था और तब हुआ था सिंगापुर में। ये 8th एडिशन है और ये हो रहा है मस्कट ओमान में। यहाँ पर ही अभी एस जयशंकर जी गए हैं, हु हैज़ टेकन पार्ट इन दैट। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो उसी के रिगार्डिंग है। तो लेट मी ओपन दैट। बार बार ये पता नहीं क्यों इनको चाहिए फुल सब्सक्रिप्शन ले लो, हर चीज़ का फुल सब्सक्रिप्शन ले लो। इंडिया इसमें की डेवलपमेंट जो है, इंडिया नोटेड इंक्रीज चाइनीज नेवल प्रेजेंस इन द रीजन। तो इंडिया ने कुछ चीज़ें जो बोली हैं वो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलरली श्रीलंका, मालदीव्स और जिबूती में चाइनीज़ प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। यूएस स्ट्रेंथन कर रहा है क्वाड अलायंस को विद इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओमान एंड इंडिया जो है वो इन्हांस कर रहे हैं टाइज को, फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इंडियन ओशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है। 80% ऑफ इंडियन ट्रेड पासेस थ्रू इंडियन ओशियन। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए की ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट डिपेंड अपॉन द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आ रहा है इंडियन ओशन में वो है राइजिंग पायरेसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पेशली वेस्ट एशिया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जो टॉपिक अगला है इकोनॉमी का, इकोनॉमी सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिस्ट्रेस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिस्ट्रेस। तो लेट मी ओपन दैट एज वेल। यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाली न्यूज़ कहाँ है। अच्छा, ये तो बहुत शुरुआत के न्यूज़पेपर, शुरुआत का पार्ट है ना। इसी तरीके से आप लोग के लिए, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, नोट्स को सब्जेक्ट वाइज कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिखते जाइए, नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते जाइए। अंडर स्ट्रेस अगेन माइक्रो फाइनेंस इज इन नीड्स ऑफ रिफॉर्म। अब देखो क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस आप सबको पता है कि बहुत छोटे लोन जो हैं उन प्रोवाइड करते हैं कोलैटरल फ्री। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या है, दे प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स टू लो इनकम ग्रुप्स स्पेशली वुमेन। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ही क्या हुआ, माइक्रो फाइनेंस का मतलब हुआ कि छोटे छोटे जो आपको, जैसे किसी को 2000 5000 का लोन चाहिए, 10,000 का लोन चाहिए, ये माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। एंड मेनी बैंक्स, मेनी एमएफआईज आर देयर, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू लोअर इनकम ग्रुप्स स्पेशली टू वुमेन। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अभी ये सेक्टर रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसमें स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या क्या इश्यूज हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ है ओवर इंडेटनेस, यानी कि बहुत सारे बोरोवर्स ने लोन तो ले रखा है लेकिन वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली बात है रीपेमेंट स्ट्रेस होगा, ओवर इंडेटनेस हो जाएगी।
हायर इंटरेस्ट रेट, अब कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं माइक्रो फाइनेंस के नाम पे। आप कोलेटरल फ्री तो रख रहे हो बट चार्ज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हो, 30% 40% का, तो उससे क्या करता है, उस कारण रिपेमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा वीक क्रेडिट असेसमेंट, मतलब कि कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, आप बोरोवर्स को ट्रैक नहीं कर सकते, बोरोवर्स के पुराने लोन्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। जैसे अगर आप आरबीआई और अदर बैंक्स के पास जाओगे ना, तो हर सिविल स्कोर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बट माइक्रो फाइनेंस में सिविल स्कोर और ये सब थोड़ी होता है। वहां पे कुछ नहीं है, सिविल स्कोर से आप पता कर सकते थे कि क्या है इसकी क्रेडिट हिस्ट्री रही है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, दैट इज द इशू विच इज देयर। तो ये 3 मेजर इशूज हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में है: ओवर इंडेटनेस, लोन्स रिपेमेंट नहीं कर पाना, हायर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, एंड वीक क्रेडिट असेसमेंट, यानी कि कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस ना होने के कारण कुछ ट्रैकिंग नहीं हो पाती, पुराने लोन्स ट्रैक नहीं हो सकते, और सारी चीज़ें, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं डिसाइड की जा सकती कि भाई क्रेडिट देने लायक है भी कि नहीं है व्यक्ति। देन प्रपोज्ड रिफॉर्म्स में ऑफिसर ने कहा कि भाई रियल टाइम क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि एक्सेसिव बोरोइंग ना करे कोई, रियल टाइम क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। देन लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, एंड बेटर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर द बोरोवर्स। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक और टॉपिक न्यूज में था, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, व्हाई इट नीड्स अ रिवैम्प। तो प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है क्या, तो ये याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी के पहले ही एक एग्रीमेंट हो जाए, प्री एग्रीड रेजोल्यूशन एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर्स। याद रखिएगा, फॉर्मल बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग के पहले जब एक क्रेडिटर और डेटर बैठ करके आपस में एक रेजोल्यूशन प्लान को साइन कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। ठीक है ना। तो अभी चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस नजर आ रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसलिए लोग इस मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करते, बैंक्रप्सी में ही जाते हैं सीधे। लेंडर्स आर हेजिटेंट ड्यू टू लीगल एम्बिग्यूटीज, जो देने वाले हैं लोन जिन्होंने दिया है उनको हेजिटेशन होता है, भाई लीगल एम्बिग्यूटीज बहुत हैं, एंड रिस्क ऑफ मिसयूज है, कई लोग फर्म्स इसको यूज करते हैं फॉर डिलेइंग रिपेमेंट्स एंड ऑल, तो मिसयूज का रिस्क भी है। तो ऑब्वियसली बात है कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म क्या है, तो ऑथर ने कहा कि भाई एक्सपैंड करो टू लार्जर फर्म्स, केवल एमएसएमईज के लिए है, प्री पैक रेजोल्यूशन केवल एमएसएमईज के लिए है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो लार्जर फर्म्स को आप इन्वॉल्व करना शुरू करो, एंड लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई करो फॉर फास्टर रेजोल्यूशन, है ना। इन ऑर्डर टू गेट फास्टर रेजोल्यूशन यू शुड सिंप्लीफाई द लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑल। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में एक न्यूज आई है आज रिगार्डिंग एआई इनेबल्ड कैमराज इन सिमली पार्क टाइगर रिजर्व, है ना। एआई इनेबल्ड कैमराज, अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा न्यूज आर्टिकल था वो, लेट मी ओपन दैट एज वेल, आपको दिखा देता हूँ। एआई इनेबल्ड, ये देखो प्री पैक वाला ये है, फॉल्टरिंग प्री पैक रेजोल्यूशन। तो ये लेट मी ओपन दैट न्यूज आर्टिकल, एक बार मैं दिखा दूँ आप लोग को। ये देखो, एआई इनेबल्ड कैमराज इन सिमली पार्क टाइगर रिजर्व सेंड पोचिंग प्लमिटिंग। तो यहाँ पे सिमली पार्क टाइगर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन है, कहाँ पर है, लोकेटेड है उड़ीसा में लोकेटेड है, इट्स अ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बहुत सारा पोचिंग थ्रेट्स यहाँ हुआ करता था। तो अभी एआई पावर्ड कैमराज का यूज किया गया है टू रिड्यूस इलीगल हंटिंग, एंड इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड, काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की है। एआई कैसे हेल्प करता है, तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, सबसे पहली बात तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाती है ह्यूमन मूवमेंट की, और नेशनल पार्क के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर अगर कहीं मूवमेंट हो रहा है ह्यूमंस का, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में पता किया जा सकता है। रियल टाइम अलर्ट जनरेट किया जा सकता है टू द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। डेटा कलेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ बिहेवियर स्टडीज, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये कि अदर टाइगर रिजर्व जैसे कि सुंदरबंस हो गया, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एआई इनेबल्ड कैमरास को। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में एक और न्यूज थी आज, साइलेंट क्राइसिस ऑफ रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग आप सबको पता है कि प्रिमिटिव मेथड है जहां पे आप टनल्स को डग करते हैं इनटू कोल सीम्स में टनल को डग करके आप उसमें घुस जाते हैं, इंसानों को घुसेड़ते हैं, और ये बैन हो चुकी है एनजीटी के द्वारा। 2014 से एनजीटी ने इसको बैन कर रखा है, बट इलीगली ये मेघालय, आसाम जैसे जगहों पे होती आई है। इश्यूज क्या क्या है, ऑब्वियसली बात है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन होता है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है, क्योंकि अगर माइन कोलैप्स हो जाए, इंसान घुसा हुआ है, माइन कोलैप्स हो जाएगा तो वर्कर विल बी किल्ड। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा इसमें वीक इन्फोर्समेंट हो रहा है, जबकि एनजीटी ने स्ट्रिक्टली इसको प्रोहिबिट किया 2014 से। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। और पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, तो ऑथर ने कहा कि भाई स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करो माइनिंग बैन्स में, एंड प्रमोट करो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको दूसरे लाइवलीहुड दो।
एक और लास्ट इशू है आई थिंक सुमात्रन राइनोसरस कंजर्वेशन एफर्ट्स का। सुमात्रन राइनोसरस कंजर्वेशन एफर्ट्स की करंट स्टेटस अगर है देखें तो 80 से भी कम इंडिविजुअल्स हैं इन द वाइल्ड। इंडोनेशिया में पाया जाता है, सुमात्रा एंड बोर्नियो आइलैंड्स में, ठीक है ना। थ्रेट मेजर जो है सुमात्रन राइनोसरस की वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग फॉर राइनो हॉर्न ट्रेड एंड लो ब्रीडिंग रेट। इसका ब्रीडिंग रेट भी कम है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो है ही और पोचिंग हो रही है। कंजर्वेशन मेजर्स में देखें तो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इंडोनेशिया में हो रहे हैं एंड स्ट्रॉन्गर एंटी पोचिंग लॉज लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए बस मैंने छोड़ रखा है, सुमात्रन राइनोसरस का आप मुझे आईयूसीएन स्टेटस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। राइट डाउन द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ सुमात्रन राइनोसरस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपको समझ में आ गई होंगी न्यूज़ आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको जो जो बताए। आप लोग अगर मतलब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।